हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम 35वें नंबर का टॉपिक लूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय संविधान को डिस्कस किया जा रहा है। थोड़ा बहुत बचा है, पूरा खत्म ही होने वाला है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है लूसेंट जी के भारतीय संविधान की, उसमें सारे लेक्चर आप देख सकते हैं और आपके पास बुक है तो आप अपनी तैयारी जोरों से जारी रख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। पॉलिटी खत्म होने वाली है, थोड़ी सी बची है, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। संसद की वित्तीय समितियां। तो देखिए दोस्तों, 35वें नंबर का टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संसद की वित्तीय समितियां क्या होती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है। भारतीय संसद में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम सभा की समितियां द्वारा निपटाया जाता है। सभा करके एक समितियां बना दी जाती है, उनके द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें ही संसदीय समितियां कहते हैं। जिन्हें ही जो समिति बनती है उसे ही संसदीय समिति यानी संसद की समिति कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उन समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होकर बनती है। नियुक्त भी करते हैं और निर्वाचित होकर ही बनती है, उसे ही कहा गया दोस्तों। तो आगे समझ में। अब हम यहां पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है। एस्टीमेट करती है, ये अनुमान लगाती है, एस्टीमेट निकालती है। एस्टीमेट कमिटी कहा जाता है इंग्लिश में प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? केवल लोकसभा के होते हैं और 30 सदस्य होते हैं। डायरेक्ट याद रखना है, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं पूछा जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। डायरेक्ट याद रखना है, इसमें केवल लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। एक नोट लिख रखा है, उसको देखिए। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें 30 मेंबर है दोस्तों। अभी तक की जितनी भी समिति हम आगे पढ़ेंगे उसमें या तो मेंबर कम है या कोई ना कोई अंतर है, लेकिन इसमें 30 मेंबर है। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संसदीय समिति है ये। कभी पूछा जाएगा सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। 30 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, समिति के सदस्यों का चुनाव। समिति का सदस्य को कैसे चुना जाता है? चुनाव होता है उनका भी, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। तो समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ये एक प्रणाली है चुनाव करने की, निर्वाचन करने की। तो समझ में आ गया। पूछा जा सकता है इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, याद रखना है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समाप्ति का कार्यकाल प्रारंभ होता है, यानी समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है मई से शुरू होता है दोस्तों, याद रखना है। आप अप्रैल मत सोचिएगा, मई से शुरू होता है। ये जो प्राक्कलन समितियां होती है इनका कार्यकाल मई से प्रारंभ होता है और अगले साल 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। यानी 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। तो हर वर्ष गठित होती है ये समितियां, है ना। तो इसका कार्यकाल पूछा जा सकता है। 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक के समाप्त हो जाता है। तो ये याद रखना है, इसका समिति का कार्यकाल कितना होता है, कभी पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं इसमें। और समिति का एक अध्यक्ष होगा। समिति का एक अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है। समिति बन गई, 30 सदस्यों की समिति बन गई। उन सदस्यों की समिति में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसको कौन नॉमिनेट करता है? उसको लोकसभा का अध्यक्ष नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। किंतु यह लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है। मान लो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है, तो फिर वही समिति की अध्यक्षता भी करता है। फिर वही समिति की अध्यक्षता भी करता है। मान लो समिति बन रही है, समिति में उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया है, तो उपाध्यक्ष को ही समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये याद रखना है। इस समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाए? ये समिति का काम क्या है दोस्तों? तो ये समिति एस्टीमेट निकालती है कि जो सरकारी खर्च हो रहे हैं भारत में, जो सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी खर्च हो रहे हैं उसमें कैसे कमी लाया जाए, उसमें कैसे पैसे को बचत की जाए। ये एस्टीमेट निकालती है कि क्या हम करेंगे जिससे हमें कमी मिल सकती है या कमी आ सकती है। तो इस समिति सरकारी खर्च में कैसी कमी लाई जाए उसके बारे में कार्य करती है। संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए, जो संगठन बना हुआ है उस संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए वो काम करती है। जो प्रशासन चलते रहता है, प्रशासन को और मजबूत और सुधार कैसे किया जाए उसके बारे में भी कार्य करती है समिति।
प्रशासन को कैसे सुधार किया जाए आदि विषय पर रिपोर्ट देती है। इन सब की रिपोर्ट तैयार करके समिति रिपोर्ट देती है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारी समिति अच्छी हो सकती है, संगठन कुशलता बन सकता है, प्रशासन में कैसे सुधार किया जा सकता है और सरकारी खर्चों को कैसे कम किया जा सकता है, ये सब की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, प्रतिवेदन देती है। आया समझ? प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती दोस्तों, याद रखना है, सदन में बहस नहीं होती। ये एक एस्टीमेट कमेटी है, ये एस्टीमेट बताती है, इसमें बहस नहीं होती कि ये सही नहीं है, ये सही है। ये एक प्राक्कलन समिति एक एस्टीमेट कमेटी है, इसके प्रतिवेदन पर सदन में जो है बहस नहीं होती, याद रखना है। परंतु यह समिति जो है अपना कार्य वर्ष भर करती रहती है, 1 साल के लिए गठित होती है, वर्ष भर करते रहती है। और ये समिति जो है अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। ये समिति जो अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है, दृष्टिकोण नजर रखती है सदन के ऊपर नजर रखती है और सदन के समक्ष रखती है, सदन के सामने रखती है। ये नजरिया है हमारा, ये हमने एस्टीमेट निकाला है, इससे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसके बारे में ये नजर रखती है। तो प्राक्कलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है इसे, याद रखना है। 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के शामिल नहीं है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। चुनाव याद रख लो, कार्यकाल और बस कैसे कमी लाई जाए उसके लिए काम करती है। तो बस इस प्राक्कलन समिति से दोस्तों इतना ही। प्राक्कलन समिति से अब आपको यहां से पढ़ लेना है और इनमें से ही एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो आपको अपनी तैयारी अच्छी रखना है। तो आइए डिस्कस करेंगे अब हम 2 नंबर की समिति, जिसका नाम है लोक लेखा समिति। तो देखिए दोस्तों, अब 2 नंबर की समिति है लोक लेखा समिति। इस समिति से आप परिचित होंगे क्योंकि हमने कब पढ़े थे, जब हम सीएजी के बारे में पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हम लोक लेखा समिति के बारे में हल्का सा सुने होंगे आप लोगों ने। तो लोक लेखा समिति से इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, पब्लिक की अकाउंट कमेटी। तो देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, तो इसको समझते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। इसको प्राक्कलन समिति जो है उसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा 15 सदस्य और राज्यसभा के द्वारा 7 सदस्य। 15 और 7 हो गया 22। तो 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इसे ही लघु लोकसभा भी कहा जाता है दोस्तों। लघु लोकसभा यानी छोटी लोकसभा, लघु लोकसभा, लघु यानी मिनी लोकसभा भी कहा जाता है। याद रखना है किसे? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष यानी संसद द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इनका चुनाव कैसे होता है? सदस्य के रूप में कब बनते हैं? ये चुनाव से बनते हैं। चुनाव की पद्धति क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से निर्वाचित किए जाते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, इसको याद रख लेना है ना। हर वर्ष निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है इस समिति के अध्यक्ष को? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है दोस्तों। लोकसभा का जो सचिवालय है इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है, याद रखना है। 1967 में प्रथम बार क्या हुआ था? सबसे पहले हिस्ट्री देखा जाए तो 1967 में प्रथम बार श्री मीनू साहनी विरोधी दल के नेता बने। श्री मीनू साहनी जो थे ये विरोधी दल के नेता बने, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया था। उस समय क्या हुआ? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया था। और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से और उस समय से परंपरा चालू हो गई। अब उस समय से ही विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई।
परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये फैक्ट समझ में आ गया, बहुत आसान है। 1967 में प्रथम बार मीनू साहनी विरोधी दल के नेता बने, है ना, और जो विरोधी दल के नेता बने थे उन्हें ही अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया था, और जब से ये परंपरा की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। आगे समझ, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सहा सदस्य माना जाता है। सहा सदस्य माना जाता है दोस्तों, याद रखना है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सहा सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। मुख्य कार्य क्या क्या है, इनके क्या क्या कार्य हैं इस समिति के। तो यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधित प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो केग जो होता है हमारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भारत में लेखाओं की जांच करता है। केंद्र और राज्य के बीच लेखाओं की जांच करता है ये लेखाओं की। तो ये जो अपनी रिपोर्ट है, ये अपनी रिपोर्ट पहले राष्ट्रपति को देता है, फिर राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को देता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को देखता है और लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। समझ में आ गया। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षक संबंधित प्रतिवेदन की जांच करती है। भारत के व्यय के लिए साधन प्रदान करने सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जांच भी करती है। देखो, विनियोग विधेयक पढ़े होंगे आपने, विनियोग विधेयक अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे हम प्रमुख शब्दावली में। तो विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो भारत की संचित निधि जो है, भारत की संचित निधि से फंड निकालना है, अगर संचित निधि से फंड निकालना है तो विनियोग विधेयक पारित करना होता है। तो विनियोग विधेयक द्वारा सरकार किस चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, क्या योजना के ऊपर निकाली, क्या किसके ऊपर निकाली, वो दर्शाता है। तो विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना इस समिति का काम है दोस्तों। संसद द्वारा सदन की नई धनराशि की अतिरिक्त धनराशि को व्यय पर किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है। समिति जो होती है उन परिस्थितियों की जांच करती है कि पैसा कहाँ निकला और कहाँ लग रहा है, जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी भी प्रमाण को खोजती है। तो ये जो विपक्षी दल होता है, ये विपक्षी दल जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की कमी, उस पार्टी का भ्रष्टाचार को ढूंढती है, उस पार्टी की अकुशलता, है ना, कमी, कहाँ कमी कर रही है, क्या अच्छा नहीं कर रही, क्या भ्रष्टाचार करी है ना, पैसा निकाल के, तो वो सब चीज को ढूंढती है, उनकी कमी के प्रमाण को खोजती है लोक लेखा समिति, और उनको बोलती है कि ये आपकी सरकार है जो ये भ्रष्टाचार कर रही है, ये अकुशलता, ये कमी है आपकी सरकार में, पैसा गया कहाँ निकला, तो सब ये पूछती है, ये प्रमाण खोजती है। तो समझ में आ गया, ये सब काम होता है इस समिति का। नोट देखिए, लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो उस रिपोर्ट होती है वो लोकसभा को देती है, जिससे कि वो अनियमितताएं को ध्यान में आई है, जो भी कमियां ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाया जा सके। उन पर बहस हो, संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाया जा सके, ये सब चीज को ये ध्यान में रखती है। समझ में आ गया दोस्तों, लोक लेखा समिति समझ में आ गया। एक समिति बनाई गई है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी बनाई गई है। ये जांच करती है कि जो सरकार है जिसने पैसा निकाली है तो वो उसने सही यूज उसको करेगी कि नहीं, उसकी कमियों को ढूंढती है। ये सब यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अध्यक्ष कौन होता है सब ये याद रखना, पूछा जा सकता है, कौन अध्यक्ष होता है, कौन किसको रिपोर्ट देता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर की समिति देखिए, सरकारी उपक्रमों की समिति। ये सरकारी उपक्रमों की समिति, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर
कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर सिफारिश पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रम पर नियंत्रण के लिए, सार्वजनिक उपक्रम, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। इनका चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। याद रखना है, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। जो मंत्री बन चुके हैं पहले, वो इस समिति का सदस्य नहीं होते। जिनको कोई मंत्री पद नहीं मिला है वो सदस्य बनते हैं इसके। तो कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। और यहाँ जितनी भी समिति हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। यहाँ जितनी भी हम समिति पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया? प्रत्येक वर्ष मई से प्रारंभ इस समिति का गठन किया जाता है। तो इसका प्रारंभ मई से होता है ना, मई में, और 30 अप्रैल तक चलता है, ये याद रखना है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस समिति के निम्न कार्य हैं दोस्तों। जो सरकारी उपक्रमों की समिति है उनके निम्न कार्य हैं। पहला कार्य देखते हैं, सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों को, सरकारी उपक्रमों के जो प्रतिवेदन आते हैं, प्रतिवेदनों को और लेखाओं की, और जो लेखा निकल के आता है लेखाओं की, तथा उन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना इस समिति का कार्य है दोस्तों। सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन की, लेखाओं की और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना। ये ऐसे विषयों की भी जांच करती है जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाए, जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, उन विषयों की भी ये जांच करती है। तो समझ में आ गया, सरकारी उपक्रमों की समिति। तो ये याद रखना है किसकी सिफारिश पर, ये याद रखें। और यहां से जो इंपॉर्टेंट है सदस्य, ये याद रख सकते हैं। अब ये लास्ट समिति हम डिस्कस करेंगे, कुछ अन्य समितियां। इसको देखिए कुछ अन्य समितियां में कार्य मंत्रणा समिति, ये समिति इंपॉर्टेंट है। ये कार्य करती है, इसलिए इसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति। यह सदन के कार्यक्रम एवं समय को नियंत्रित करती है। सदन के कार्यक्रम, सदन में जो भी कार्यक्रम होते हैं और समय को नियंत्रित करती है। यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी एवं अन्य कार्यों के समय निर्धारण भी करती है। उनका समय निर्धारण भी करती है कि विधायी और अन्य कार्य के लिए समय निर्धारण भी करती है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। याद रखना है, अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। किस समिति का? कार्य मंत्रणा समिति का। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। तो कार्य मंत्रणा समिति समझ में आ गया। यह संसद के कार्यक्रम एवं समय को नियंत्रित करती है। याद रखना है, यह सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी एवं अन्य कार्यों के समय निर्धारण भी करती है। उनका समय का निर्धारण भी करती है, कार्य और उनका समय निर्धारण भी करती है। नेक्स्ट समिति डिस्कस करेंगे, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधित समिति। जो गैर सरकारी सदस्य सदस्य के विधेयकों तथा संकल्प, उन लोग के संकल्प संबंधित समिति है दोस्तों। तो इसके पहले में सबसे पहले आपको समझना है, देखिए यहां से इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधित जो समिति बनाई जाती है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। तो समझ में आ गया। गैर सरकारी सदस्य यानी मंत्रियों के अतिरिक्त जो मंत्री बनाए जाते हैं, जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं, उन मंत्रियों के अतिरिक्त जो लोग होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों, है ना। समझ में आ गया। इससे इतना ही याद रखना है बस। आगे बात करेंगे हम नियम समिति। एक नियम समिति भी है दोस्तों। यह सभा के प्रक्रिया संचालन पर
नियमों पर विचार करती है। यह सभा, जो सभा बैठती है, यह सभा के प्रक्रिया और संचालन नियमों पर विचार करती है ये समिति, है ना। तो देखते हैं यहाँ से इसमें क्या है। लोकसभा के नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 15 होते हैं अध्यक्ष सहित, और यहाँ पे 16 होते हैं सभापति और उपसभापति सहित। लोकसभा का अध्यक्ष एवं राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष होते हैं। समझो इसको, लोकसभा का अध्यक्ष एवं राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन की समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। तो नियम समिति समझ में आ गया, सभा में प्रक्रिया और संचालन नियमों पर विचार करती है, ये विचार करती है और जरूरी संशोधन एवं सिफारिशों को सदन के नियम के लिए प्रस्तुत करती है। समझ में आ गया नियम समिति। अब बात करेंगे नेक्स्ट समिति, जिसका नाम है दोस्तों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति। कल्याण के लिए भी एक समिति बनाई गई है, कल्याण संबंधित समिति। तो इसको भी देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें कितने सदस्य, 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। जो ये समिति बनाई जाती है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी जो समिति बनाई जाती है, इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट समिति, जिसका नाम है ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय समिति, इस समिति में 9 सदस्य होते हैं। जो ग्रंथालय समिति बनाई जाती है, इस समिति में 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 6 लोकसभा सदस्य, तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो 6 और 3 9 हो गए। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा 6 लोकसभा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा के सभापति द्वारा 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस समिति का गठन जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो समझ में आ गया। इनसे भी ग्रंथालय समिति में टोटल 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 6 और राज्यसभा के 3। लोकसभा का अध्यक्ष 6 को नॉमिनेट करता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है 3 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। ये प्रत्येक वर्ष इसका गठन किया जाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि हमने संसद की वित्तीय समितियों को डिस्कस किए। प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट है, लोकलेखा समिति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सरकारी उपक्रमों की समिति। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम संसदीय समिति पढ़ रहे थे। संसदीय समिति, तो संसद में भी 2 तरीके की समिति होती है। देखो सबसे पहले तो संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 118 में लिख रखा है कि संसद के कार्य को संभालने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा, जो संसद के कार्य को निपटाएगी, है ना, जल्द से जल्द निपटाएगी। तो अनुच्छेद 118 इसका गठन अध्यक्ष करता है, संसदीय समिति का गठन अध्यक्ष करता है। और संसदीय समिति भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों। संसदीय समिति भी 2 प्रकार की होती है। संसदीय समिति 2 प्रकार की, एक तो होती है स्थायी, एक स्थायी समिति। स्थायी समिति क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बनती है और 1 साल तक के कंटिन्यू रहती है, इसलिए स्थायी समिति है। इसका गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है, कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है ना। और एक तो होती है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति, इसको तदर्थ समिति भी बोलते हैं, इसको तदर्थ समिति भी कहा जाता है, अस्थायी समिति को। तो समझ में आ गया, संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है। एक तो स्थायी समिति जो हर साल बनती है, 1 साल के लिए उसका कार्यकाल रहता है, और एक ये अस्थायी समिति होती है जो कभी कार्य रहता है जब बनाई जाती है, नहीं तो नहीं बनाई जाती। अब स्थायी समिति भी कई सारी है, जैसे वित्तीय समितियाँ। तो एक स्थायी समिति में वित्तीय समितियाँ, पैसे क्या हिसाब किताब रखने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसको वित्तीय समिति बोलते हैं, जिसको हमने अभी पढ़े। प्राक्कलन समिति पढ़े, लोकलेखा समिति पढ़े, ये सब स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा विभागीय समितियां बनाई जाती है, जो हमने अभी पढ़े, वो भी स्थायी में ही आती है ना। जांच की समितियां भी आती है, सदन की समितियां, सेवा समिति, ये सब स्थायी समिति है। और अस्थायी समिति बनाई जाती है, जो हम यहाँ पे अस्थायी समिति कौन सी है वो आपको यहाँ पे देखना था। तो स्थायी समिति समझ में आ गया। अस्थायी समिति जो होती है, तो दोस्तों जो जांच समिति होती है, सलाहकार समिति होती है, ये सब अस्थायी समिति होती है, याद रखना है। तो यहाँ पे हमने स्थायी समिति डिस्कस की है, तो समझ में आ गया। संसद की वित्तीय समितियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले 36वें नंबर का टॉपिक पंचायती राज्य। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।